कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जिसमें दिन के बड़े राजनीतिक मुद्दों की धमक होती है। और हम आपको बता दें कि अगले प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ लेने में रह गए महज 67 दिन, क्योंकि 16 मई को संभवतः यह तय हो जाएगा कि कौन शख्स देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। और हर बार की तरह दिन के बड़े राजनीतिक मुद्दे हम आपके सामने लेकर आते हैं। और आज जिस मुद्दे को हम आपके सामने ला रहे हैं वो है एक अनार 100 बीमार। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वाराणसी लोकसभा सीट के बाद अब लखनऊ और कानपुर सीट्स को लेकर बीजेपी में खींचतान शुरू हो गई है। आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री में हम उन तमाम सीटों का रुख करेंगे जहां विवाद चल रहे हैं और वहां की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें चारों तरफ मौजूद है मेरे सहयोगी, उनका रुख भी हम करेंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं रिपोर्ट। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। वाराणसी से मोदी के लड़ने की खबर और वहां के सांसद मुरली मनोहर जोशी की नाराजगी की खबर अभी ठंडी भी नहीं हुई कि लखनऊ सीट को लेकर खींचतान की खबरें आने लगी हैं। चर्चा है कि इस बार राजनाथ सिंह गाजियाबाद की जगह लखनऊ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन लालजी टंडन कह रहे हैं कि वो लखनऊ की सीट सिर्फ मोदी के लिए छोड़ेंगे। अब राजनाथ सिंह का नाम सामने आ रहा है। नहीं, कहां से सामने आ रहा है, ये मीडिया ला रहा है ना। अब तक मेरे सामने न किसी ने कहा है न कोई पार्टी का फैसला है। प्रत्याशियों के बारे में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही फैसला करती है। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बारे में भी जो फैसला करना होगा वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही करेगी। उधर मुरली मनोहर जोशी की नाराजगी की वजह से उन्हें कानपुर की सीट से लड़ाने की चर्चा ने जोर पकड़ा, लेकिन यहाँ भी पेच फंस गया है। लखनऊ ईस्ट सीट से बीजेपी के विधायक कलराज मिश्र कह रहे हैं कि कानपुर पर उनका हक पहले है। कानपुर से हमारे प्रदेश की चुनाव समिति ने भी वार्ता की है, हमने भी मन बनाया है, लेकिन सब होने के बावजूद अंतिम निर्णय सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के द्वारा ही लिया जाएगा। कलराज मिश्र भी चुनाव समिति की बैठक पर फैसला छोड़ रहे हैं जो 13 मार्च को होनी है। इस बैठक में अगर कोई फैसला हुआ तो दावेदारी की सारी दुविधाएं दूर हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई पर कांग्रेस चुटकी लेने में पीछे नहीं रही। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने को। यही अडवाणी जी और जोशी जी को कुछ दिन में गुनगुनाना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी अगर लखनऊ चले गए तो न जाने कितने बड़े नेताओं को ये गुनगुनाना पड़ेगा। तो कम से कम कांग्रेस को किसी मुद्दे पर चुटकी लेने का मौका तो मिल रहा है। और हम तमाम सीट्स की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात पूर्णिया की, जहां पर आज नरेंद्र मोदी की रैली हुई। और हम पूर्णिया की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जी हां, आज रैली हुई नरेंद्र मोदी को। यहां पर मोदी ने नीतीश को अहंकारी बताया है। वोट की राजनीति से मुसलमान बर्बाद हुए, ऐसा दावा मोदी ने किया है इस रैली पर। और मोदी की इस रैली पर, जी हां, मोदी की इस रैली पर जनता की क्या राय है, हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी प्रकाश कुमार का। प्रकाश। बिल्कुल, मोदी की इस रैली में एक और बात उठी कि क्या मोदी को पटना से लड़ाया जाए। सुशील मोदी, जो जिन्हें सुमो के नाम से जाना जाता है, वो खुद कहते रहे, माइक से उन्होंने ऐलान किया रैली में कि अगर मोदी चाहे तो वो बिहार के किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। तो ये भी एक अखाड़ा का एक और विवाद का भी केंद्र बन चुका है। हालांकि गिरिराज सिंह खुद कह रहे हैं कि वो बेगूसराय से लड़ना चाहते हैं, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। बेगूसराय पर जो पहले से सांसद हैं भोला सिंह नवादा से, वो लड़ना चाहते हैं। हमारे साथ है अमरनाथ तिवारी जी। आज जो रैली हुई, उस रैली में कई सारे बातें हुई, जिसमें कि आपके राहुल गांधी को युवराज और जो शहजादे, उन पर भी कटाक्ष किया गया। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से यहां पर देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी कटाक्ष मास्टर हो गए हैं। हर बार वो कटाक्ष करते हैं। आज गुजरात की क्या स्थिति है वो केजरीवाल खोल रहा है। उनका कटाक्ष राहुल गांधी पर अब चलने वाला नहीं है। लेकिन केजरीवाल तो आपकी भी पोल खोल रहा है, कांग्रेस की, राहुल गांधी की। नहीं, वो जो नरेंद्र मोदी के बारे में दिया है, जो आंकड़ा वो पेश करते हैं, वो सारे आंकड़े गलत हैं। जो आज पूर्णिया में वो आंकड़ा पेश किए हैं वो बिल्कुल निराधार और बिल्कुल गलत आंकड़ा पेश किया गया है पूर्णिया में। उससे हम लोग सहमत नहीं है। और रैली में बीजेपी के भी नेता है, यहाँ आम आदमी पार्टी के भी नेता है। क्या लग रहा है आपको, जो आज रैली हुई है उसको लेकर किस तरह की चर्चा है पूरे सीमांचल में? नहीं, ये तो फ्लॉप रैली है, क्योंकि कोई भीड़ ही अप्रत्याशित, जैसे कहा जा रहा था कि अप्रत्याशित भीड़ होगी, कोई ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिली। हम लोगों ने सारा निरीक्षण किया और आने वाले समय में स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स इस देश में बंद होने वाला है। आज एक और चर्चा में एक बात आई है कि पटना में पप्पू यादव ने
थाम लिया है एक बार फिर से लालू यादव का हाथ। और पप्पू यादव, आपको लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा? पूरा असर पूरे बिहार में पप्पू यादव का असर पड़ रहा है। जिस तरह कोसी और सीमांचल जिला में पप्पू यादव का आना आरजेडी और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मायने रखता है। जिस ढंग से पप्पू यादव मुसलमान और यादवों में जो जिसकी पकड़ है, इससे आरजेडी और कांग्रेस की बड़ी ताकत के साथ उभरेगा। और आरजेडी कांग्रेस की बातों में साफ जाहिर हो रहा है कि जात आधारित राजनीति को एक बार फिर से तरजीह दी जा रही है और उसका असर दिख रहा है। अशोक भट्ट, आप बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी रैली फ्लॉप, तमाम चीजें, तो बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सच में ये फ्लॉप रैली थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो राष्ट्रीय आज प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं, उनकी पूरे देश में रैलियां हो रही हैं, प्रमुख शहरों में, और हर जगह जहां भी रैली हो रही है वहां 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख की संख्या आप कार्यकर्ता मौजूद रह रहे हैं। और उसके बाद इस तरह की बात कहना कि आपका भी दावा है, लेकिन जेडीयू के से बात करते हैं, क्योंकि आज निशाने पर आपके नेता नीतीश कुमार रहे पूरे तरह से। उनको एवरेस्ट से भी ऊंचा उनका एक अहंकारी बताया गया और साथ ही ये भी कहा कि वो उन्हें रात में नींद नहीं आती है क्योंकि वो पीएम पद बनने का सपना देखते हैं। जिनके पास ताकत होती है उन्हीं के खिलाफ मैंने वो जाएंगे। मेरे अंगने में बिहार में उनका कोई काम नहीं है। लेकिन ये बिहार का चुनाव नहीं हो रहा, ये केंद्र में। ये ठीक है, ये देश का चुनाव है, तो मेरे भी देश के पैमाने पर अपना अप्रोच है और हम भी 11 दल के साथ मोर्चा बनाए हुए हैं। जो भी था उनका कहना है कि 11 दल में सभी पीएम पद के दावेदार। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनका सोच हो सकता है। चूंकि वो पीएम के पर्सनल दावेदार हैं, इसलिए उनके समझ में ये बात आ सकती है, लेकिन आम जनता की समझ में। चलिए, मैं बात करता हूं आम लोगों से। क्या राय है आपकी आज की रैली पर? आज की रैली फ्लॉप शो है, ठीक है, और माननीय मोदी जी को गिनती आना चाहिए 12, 11 या 7। ये गिनती हर बार वो स्टेज में यही दोहराते हैं। क्या नरेंद्र मोदी की आज की रैली जो है ऐतिहासिक रैली है। इसको देख करके विरोधियों का जो है कलेजा धक धक कर रहा है और घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा जो है अब लग चुका है और अब ये कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता है। जी, आज जो पूर्णिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई है, वो रैली मैं समझता हूं कि अब इसके बाद 2014 में इस तरह की कोई रैली पूर्णिया में होने वाली नहीं है। और रही बात कि आज़ादी के बाद से आज तक मुल्क के मुसलमान सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे गए हैं, छले गए हैं। इसलिए हम सारे लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि ये सेकुलर ढोंगी है और हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में मुल्क में एक मजबूत सरकार और मजबूत प्रधानमंत्री बनानी है। ये कहना है यहाँ के आम लोगों का भी। क्या अभी जनता जो है वोट दी नहीं और प्रधानमंत्री बन गए। अभी नहीं भैया, बिहार नहीं पूरे भारत की लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक धर्मनिरपेक्ष, दूसरा सांप्रदायिकता। लोगों को चुनना है कि वो भारत की जनता को धर्मनिरपेक्षता के साथ रहना है या सांप्रदायिकता के साथ। क्या आपको लग रहा है कि इसका कुछ असर पड़ रहा है नरेंद्र मोदी की धमक से? यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज का एंटायर शो नरेंद्र मोदी का फ्लॉप गया। इसका नरेंद्र मोदी का इस एरिया में कोई मौजूद नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, बिहार पूरा हम लोग ने बिहार में जो राजद और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, वो एक हम लोग सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ एक बात तो साफ है अभिसार की आने वाले दिनों में ये जो रैली हुई थी इसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी बातें जनता के बीच में ले जाने वाली हैं और इसी के सहारे वोट भी मांगेंगे और तब तय होगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री में इस पूरे इलाके से, सीमांचल से किसकी सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, हमारे संवाददाता पूर्णिया से। तो पूर्णिया से अलग अलग आवाजें उठ रही हैं नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर। और अब हम बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ से हम क्यों बात करना चाह रहे हैं? क्योंकि लखनऊ से राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लखनऊ से सांसद लालजी टंडन हैं, सिर्फ मोदी के लिए ही वो सीट छोड़ना चाहते हैं। तो यहां पर भी खींचतान देख रहे हैं आप कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं छोड़ना चाहते, अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते लालजी टंडन। और इस वक्त लखनऊ के क्या मिजाज हैं, लखनऊ के क्या मिजाज हैं, हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी उमेश पाठक का, जो इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। उमेश,
जी बिल्कुल, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और सभी पार्टियां कहीं न कहीं इस तैयारी में है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल करें और केंद्र में जो कब्जा करें। लेकिन जो बीजेपी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी घमासान भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी ने जिस तरह का बयान दिया है, इसके बाद लालजी टंडन का कहना है कि वो सिर्फ मोदी के लिए ही लखनऊ की सीट छोड़ सकते हैं। हमारे साथ तमाम वक्ता पर बात करने के लिए दुजेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। साथ ही हमारे साथ वैभव मौजूद हैं, जो कि उपाध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के। समाजवादी पार्टी के नेताओं को हमने बुलाया था, वो मीटिंग की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सपोर्टर भी हैं और आम जनता भी है। इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है और ये कह रही है कि सरकार वही बनाएंगे, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। आपको इतना आसान लग रहा है जिस तरह उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है सीट को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ वैचारिक द्वंद्व नहीं है। सवाल ये है कि जिन लोगों ने 2 सीट से लेकर के और आज भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर इतना मजबूत करने की कोशिश की, वो सीनियर नेता आज कहां पर खड़े हैं? हाशिए पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। निष्ठावान नेताओं के बीच में और आरएसएस द्वारा थोपे गए नेता के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इसके साथ साथ जो कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी उठी कैसे, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। वैचारिक द्वंद्व क्यों है? क्योंकि जिन लोगों ने मंडल के खिलाफ कमंडल की शुरुआत की, आज वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपे जा रहे हैं, आरएसएस द्वारा थोपे जा रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पे इस बात से इनकार कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि पहले इस पर ब्राह्मणों और बनियों की ये पार्टी हुआ करती थी, आज हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, आज इस पर मेरा अधिकार है। आज उन नेताओं के लिए सीधा एक कहा जाए तो उन नेताओं के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया, जिन्होंने नेताओं के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया। वैभव, आपसे बात करते हैं। जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि थोपा जा रहा है, आरएसएस कभी थोपती है प्रत्याशियों को, कभी पार्टी किसी प्रत्याशी को थोपती है। आपको क्या लगता है, जब भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गज नेता हैं, तो फिर इस सीट के लिए इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मोदी जी का जो माहौल है पूरे देश में, आज पूरे देश से उनको आमंत्रण मिल रहा है। हर जगह से लोग चाहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, आम आदमी चाहता है कि उनकी अपनी लोकसभा से लड़ें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा क्षेत्रों वाला प्रदेश है और दिल्ली का रास्ता यहीं से जाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतने दिग्गज हैं, इतने पॉपुलर हैं, तो किसी भी सीट से लड़ लेते हैं। बनारस से लड़ने की बात आ रही है नरेंद्र मोदी की, इसके बाद राजनाथ की लड़ने की बात आ रही है, लखनऊ से जहां ऑलरेडी सिटिंग है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ एक चुनौती है कि नरेंद्र मोदी जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कहां से लड़े जिसका सबसे ज्यादा व्यापक असर पड़े और उनका उपयोग सबसे ज्यादा अधिक से अधिक कहां हमको मिल सकता है। जैसे बनारस हमारी जो लोकसभा है, उसके आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि काफी फायदा पहुंच सकता है, इसलिए लोग मोदी जी को वहां चाहते हैं। सबसे बड़ी टक्कर यहाँ पर समाजवादी पार्टी से मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को और बीएसपी से। आपसे बात करते हैं। यहाँ पर नेता तो नहीं है समाजवादी पार्टी, लेकिन सपोर्टर्स हैं। आपको क्या लगता है? जिस ओर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में टिकट के बंटवारों की, वो खुद ही अपने टिकट में उलझे पड़े हैं। कुल मिलाकर के अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ की जनता क्या चाहती है वो तो बाद में बताएगी जब वोट पड़ेंगे, लेकिन नेताओं को लेकर के जिस तरह की चुनावी घमासान के बीच में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की बातें निकल करके आ रही है, उससे कहीं न कहीं जो पार्टी की मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। तो हमने लखनऊ का हाल सुना और आइए अब बात करते हैं हम उस जगह जहां से राजनाथ सिंह जिस जगह को छोड़ना चाहते हैं, यानी कि गाजियाबाद सीट से वो सांसद हैं। मगर सवाल यह कि वो लखनऊ क्यों जाना चाहते हैं? क्या गाजियाबाद में उनका विश्वास नहीं है? इसके अलावा गाजियाबाद सीट छोड़ने की वजह क्या, यह भी स्पष्ट नहीं है। मगर गाजियाबाद की जनता किस तरह से देख रही है अध्यक्ष महोदय के छोड़ने को लेकर, हम सीधे रुख करना चाहेंगे रविकांत का, जो इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हैं। रविकांत, देखिए, लोकसभा सीट पे यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एक भी बीजेपी के पास नहीं है। 4 सीटें बसपा के पास हैं। यहाँ पर जो जनता है उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों आखिर गाजियाबाद छोड़ना चाहते हैं? क्या समस्याएं यहाँ पर ऐसी हैं कि राजनाथ सिंह दोबारा नहीं जीत सकते? नहीं, माननीय राजनाथ सिंह तो निर्विवाद व्यक्तित्व है और वो गाजियाबाद से पिछली बार 90,000 वोटर्स जीते थे। इस बार कम से कम 4 लाख वोटर्स जीतने का उनका समीकरण बनता है। लेकिन क्यों यहां से नहीं लड़ना चाहते? ये तो पार्टी का फैसला है, इसके बारे में तो हम लोग नहीं। गाजियाबाद की समस्याओं पर हम बात करना चाहेंगे कि क्या समस्या है गाजियाबाद?
नहीं, गाजियाबाद की ऐसी कोई समस्या नहीं है और राजनाथ सिंह का अभी हमारे एक हफ्ते पहले ही बात हुई है। यहाँ से 200-300 आदमी गए थे और राजनाथ सिंह निश्चित तौर पर गाजियाबाद सीट से ही लड़ेंगे जो ना। गाजियाबाद से लड़ेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। आप बताइए कि क्या यहाँ की जो समस्याएं हैं वो कुछ उसमें निदान किया राजनाथ सिंह ने, कोई योगदान रहा इस लोकसभा सीट पे? किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई निदान नहीं किया गया। जो समस्याएं खड़ी हुई थी वो आज भी मुंह बाई हुई है, हमारे सामने खड़ी हुई हैं। यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। किसी प्रकार का नया कोई काम उन्होंने नहीं करा। ये सोच करके यहाँ के लोगों ने संभवतः वोट दिए होंगे उनको कि ये राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन उन्हें कोई काम विकास का नहीं करा आपने। महिलाओं को लेकर के काफी यहाँ पर असुरक्षा की भावना है। जी, यहाँ पे महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और जब से क्या मतलब बीजेपी सरकार के यहाँ से राजनाथ सिंह को सांसद बना था, लोगों ने किसी उम्मीद के साथ, यहाँ पर एक भी काम सांसद ने नहीं करा है। महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज 5 साल में उनका नहीं खोला गया। कोई किसी सिक्योरिटी, महिला की सिक्योरिटी को लेकर के काफी बातें होती हैं। कैसे, कितना आप लोग सिक्योर महसूस करती हैं गाजियाबाद में? बिल्कुल भी सिक्योर महसूस नहीं होता। हम रोड पे चलते हैं तो पता चलता है कि भाई जैसा कोई भी सरकार आ जाए, सपा बसपा बीजेपी कोई भी आ जाए, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता, कोई सिक्योरिटी नहीं। हर जगह सुरक्षा महसूस होती है, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो। महिलाएं वास्तव में असुरक्षित हैं गाजियाबाद में? नहीं। क्या आपको लगता है? सर, आजकल इतने लड़कियों को लेकर इतनी छेड़छाड़ होती है। दिल्ली की बात है और गाजियाबाद में भी होता है। अक्सर रेप की बातें होती रहती हैं। इसी सोच को लेकर हम घर से निकलते हैं तो यही डर रहता है कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो। गाजियाबाद में न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बल्कि और बहुत सारी समस्याएं हैं, खासतौर से बिजली पानी को लेकर के। गाजियाबाद के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। पिछली बार जब राजनाथ सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो लोगों ने सोचा था कि बड़े नेता हैं, कुछ करेंगे, लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज गाजियाबाद के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। आप जाइए पाइपलाइन पे, किसान कितने दिन से वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सारे क्षेत्र की सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप पूरे लोकसभा के ये भी एक कारण हो सकता है? राजनाथ सिंह मालूम है कि यहाँ की जनता के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए राजनाथ सिंह यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। अच्छी तरह उनको मालूम है कि जनता यहाँ स्वीकार नहीं कर रही है। धरना चल रहा है आज भी। आप बीजेपी से हैं, बीजेपी का क्या पक्ष है? पक्ष ये है कि सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति ने काम करा होगा इस बार सीट निकाल कर दिखा देगा। राजनाथ सिंह ने काम किया है, राजनाथ सिंह लड़े या न लड़े, लेकिन बीजेपी क्या काम किया है राजनाथ सिंह ने? जो भी है यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को शायद हो सकता है ज्यादा गहराई में जाते हो, लेकिन इस शहर में शायद कोई तकलीफ नहीं है। यानी राजनाथ सिंह ने क्या काम किया है ये नहीं बता पा रहे हैं बीजेपी के जो पक्षकार हैं, लेकिन गाजियाबाद में खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर के काफी समस्या है। महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। बिजली पानी की समस्या है, जाम बेहद बुरा होता है। इस तरीके से देखें तो गाजियाबाद में समस्याएं ही समस्याएं हैं। राजनाथ सिंह अपनी जनता को क्या जवाब देंगे, ये एक प्रश्न जरूर है। जी हां, समस्याओं की लंबी फहरिस्त और संभवतः यही वजह है कि राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़ के लखनऊ का रुख करना चाहते हैं। और अंत में बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद, और हम क्यों बात कर रहे हैं अहमदाबाद की? अहमदाबाद पूर्व से मोदी के लड़ने की चर्चा लगातार की जा रही है। तो क्या अहमदाबाद पूर्व से लड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और अहमदाबाद की जनता क्या सोच रही है इस बारे में? सीधे रुख करना चाहेंगे ब्रजेश कुमार सिंह का। ब्रजेश, अभी सर, अहमदाबाद जो है वह गुजरात का न सिर्फ सबसे बड़ा शहर है बल्कि यहाँ पर यह 3 लोकसभा सीटों को समेटे हुए है। गांधीनगर, साथ में अहमदाबाद पूर्व और अहमदाबाद पश्चिम। अहमदाबाद पश्चिम की जो सीट है वह एक रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए। ऐसे में 2 सीटें गांधीनगर और अहमदाबाद पूर्व। अहमदाबाद पूर्व का जहां तक सवाल है, 1989 से इस सीट पर हरीन पाठक, जो कि वाजपेयी सरकार में न सिर्फ रक्षा राज्य मंत्री रहे बल्कि लगातार 1989 से ये सीट जीतते रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पूर्व से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो क्या फिर हरीन पाठक की सीट कटेगी, या फिर उससे भी बड़ा, जो एक बीच में बड़ी तेज रूमर चली थी कि आडवाणी को भेजा जा रहा है राज्यसभा में, हालांकि उसका खंडन भी हो गया। खुद आडवाणी ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे में गांधीनगर, जिसका एक बड़ा हिस्सा अहमदाबाद का है, अगर कहीं मोदी वहां से चुनाव लड़ने का मन बनाए तो क्या परिस्थिति बनेगी? जाहिर है ये दोनों सवाल फिलहाल काल्पनिक हैं, क्योंकि अभी तक मोदी ने इशारा नहीं किया है कि गुजरात में आखिर अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कहां से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वडोदरा भी एक ऐसी
सीट है जहां से उनके नाम का प्रस्ताव पार्टी की जिला इकाई की तरफ से आया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर मोदी चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, अहमदाबाद पूर्व की सीट से अगर गांधीनगर से खुद लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते हैं, जो कि 1991 और उसके बाद से 1998 से लगातार वो सीट जीतते रहे, तो क्या रहेगा इलाके की जनता का हाल? ये बताइए कि अहमदाबाद पूर्व में अगर मोदी चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो क्या परिस्थिति रहेगी? मोदी रिकॉर्ड वोट से वहां से जीतेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं मनीष दोशी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अहमदाबाद पूर्व हो चाहे गांधीनगर की सीट हो, 1989 से लगातार ये सीट बीजेपी जीतती रही है। अगर परिस्थितियों में फर्क आता है, अगर मान लीजिए हरिन पाठक की जगह अहमदाबाद पूर्व से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, तो क्या उस परिस्थिति में आप लोग अपने लिए कहीं कोई चुनौती देखते हैं कि आप लोग कोई मुकाबला दे पाएंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद पूर्व में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा श्रमजीवी वर्ग है, मिल कामदार है, जो इस सरकार के रवैये से हालांकि इसका अधिकार छीना गया, चाहे शिक्षा का हो, चाहे आरोग्य का हो, चाहे रोजगार का हो। तो मैं मानता हूं कि मोदी जी को तो मेरा नम्र निवेदन है, सही में इसका कोई हवा है और वो चाहते हैं तो वो अहमदाबाद पूर्व से लड़े। तो क्योंकि आने वाले दिनों में लोगों को पता चले कि गुजरात में जो मॉडल चल रहा है वो सीमित लोगों का कल्याण के साथ साथ बहुत से लोगों को नुकसानी हो रही है, बहुत सीमित लोगों को लाभार्थी देने के बाद भी सरकारी तिजोरी से वो लोग बहुत से लोगों को नुकसान कर रहे हैं। किरीट पटेल है हमारे साथ, जो कि यूथ बीजेपी की नेता हैं। ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी, जो कि आपकी पार्टी के पीएम कैंडिडेट हैं, अगर वो अहमदाबाद पूर्व से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो क्या पार्टी को किसी किस्म का भीतरघात का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि हरिन पाठक लगातार 1989 से उस सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। हरिन पाठक की नाराजगी पार्टी को नुकसान तो नहीं देगी? ब्रिजेश जी, आज पूरे भारत में एक ऐसा माहौल है कि जो नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एक आंधी चल रही है। नरेंद्र भाई के लिए गुजरात का या भारत का कोई भी उम्मीदवार हो लोकसभा का, वो उनके लिए सीट खाली करने के लिए तैयार है। नरेंद्र भाई गुजरात के कोई भी खूने में से कोई भी लोकसभा क्षेत्र में से चुनाव लड़ेंगे तो पूरे भारत में किसी कैंडिडेट को नहीं जीत मिली होगी, उतने हाईएस्ट रिकॉर्ड से नरेंद्र भाई मोदी की विजय होगी। ये बताइए कि अहमदाबाद पूर्व सीट से अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो एक वोटर के नाते आप इसे किस तौर पर देखें? मैं वोटर के नाम से यही कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं हिंदू महासभा से आ रहा हूँ, तो मेरा यही प्रश्न मोदी जी से है। जो हिंदू महासभा का राम जन्मभूमि का मुद्दा है, उस मुद्दे पे जा रहे हैं, लेकिन उस मुद्दा का कोई कायम नहीं होता है। और मुद्दा जो कौन लड़ रहा है, हिंदू महासभा, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को राइट दिया है। ये बताइए कि आखिरकार मोदी की जो आंधी की जो बात बीजेपी कह रही है, अगर गुजरात में उसको रोकना है तो कांग्रेस कैसे उसको रोक पाएगी? सबसे पहले मैं कहता हूं कि ये किया हुआ आंधी है तो और जगह क्यों भाग रहे हो? आपकी आंधी नहीं है, ये दिखावा है और प्रोजेक्शन है। जहां तक सवाल है, कांग्रेस इसको पूरी ताकत के साथ इसको सामना करेगी और आपको बताएंगे कि वो रिकॉर्ड नहीं होगा, इसको चैलेंज होगी। ये मैं बता दूं कि अहमदाबाद पूर्व से मोदी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे यह तो अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात में जो कांग्रेस की स्थिति है उसको सुधारने के लिए कल के दिन राहुल गांधी आ रहे हैं गुजरात। और जो मध्य गुजरात का इलाका है, जिसकी की एक सीट वडोदरा से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की एक संभावना भी जताई जा रही है, उसी सेंट्रल गुजरात के बालासिनोर में रैली करने जा रहे हैं। तो ये है हाल यहाँ पर गुजरात में, खासतौर पर अहमदाबाद में, जहां पर कि मोदी लड़ सकते हैं चुनाव। अभी सर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश कुमार सिंह, उमेश पाठक, रविकांत और प्रकाश, आप सबका। तो आप देख सकते हैं एक अनार 100 बीमार, और किस तरह से कहने को ये लहर है मगर दूसरी तरफ किस तरह की खींचतान चल रही है। क्या इन खींचतान से पार पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये सवाल सबके जहन में